इस कहानी से आज आप एक ऐसा गुण जानेंगे जो हर कामयाब इंसान के भीतर होता ही होता है, अगर वो वास्तव में कामयाब है तो। और अगर आप इस गुण को अपने भीतर ले आते हैं तो आप भी कामयाब बन सकते हैं। ये कहानी एक राजा की है जिसके कोई बेटा नहीं था, केवल एक बेटी थी। उस राजा के मन में हमेशा यह चिंता लगी रहती थी कि उसके बाद उसके राजपाट को कौन संभालेगा। फिर राजा एक दिन तय करता है कि वह अपनी बेटी की शादी कर देगा और जिससे वह अपनी बेटी की शादी करेगा उसी को अपना राजपाट सौंप देगा। राजा उसी समय अपने मंत्री को बुलवाता है और उससे कहता है, मैंने तय किया है कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी पहला लड़का प्रवेश करेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करा दूंगा और अपना राजपाट उसे सौंपकर संन्यास ले लूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री थोड़ा चौंकता है और राजा से कहता है, महाराज कृपा कर एक बार फिर सोच लें, ये बहुत बड़ा निर्णय है। राजा मंत्री से कहता है, तुम जा सकते हो, मैंने तय कर लिया है। अगले दिन सुबह सुबह राजा के कुछ सैनिक एक भिखारी को पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं। उस भिखारी के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर से दुर्गंध उठ रही थी। सैनिक राजा से कहते हैं, महाराज यही वह व्यक्ति है जिसने आज सुबह सबसे पहले राज्य में प्रवेश किया है। उस भिखारी को देखकर राजा थोड़ा दुखी होता है, परंतु वह तय कर चुका था, इसलिए उस भिखारी को नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे विवाह के लिए तैयार किया जाता है। उसी दिन राजा अपनी पुत्री का विवाह उस भिखारी से करा देता है और वानप्रस्थ हो जाता है। वानप्रस्थ होने का अर्थ है संन्यास ले लेना। राजा के जाने के बाद राज्य के मंत्री और सेनापति नए राजा को राजपाट संभालने के नियम कानून बताते हैं। नया राजा कुशलतापूर्वक राज्य चलाने लगता है। प्रजा भी नए राजा से बहुत प्रभावित होती है। जिस राजमहल में वह राजा रहता था उसमें बड़े बड़े कमरे थे। किसी में हीरे जवाहरात भरे थे और किसी में अस्त्र शस्त्र। सभी कमरों की चाबी मंत्री और सेनापति के पास थी, केवल एक कमरे को छोड़कर। वह एक छोटा सा कमरा नए राजा ने बनवाया था और उसकी चाबी वह हमेशा अपने पास रखता था। वह राजा हर महीने में एक बार उस कमरे में जाता था और उसमें कई घंटे बिताता था। ये देखकर राजमहल के सभी लोग बहुत अचंभित थे। वे सोचते थे कि राजा इस कमरे में करने क्या जाता है। आज तक उस कमरे में राजा के सिवाय कोई नहीं गया था। फिर एक दिन मंत्री राजा से हिम्मत करके पूछ लेता है, महाराज आप उस कमरे में करने क्या जाते हैं? ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो आपने हम सबसे उस कमरे में छिपा रखी है? राजा कहता है, आज प्रजा का जन जन मेरे शासन से प्रसन्न है। इसके पीछे केवल उसी चीज का हाथ है जो उस कमरे में रखी है। मंत्री राजा से पूछता है, क्या हम उसे नहीं देख सकते? राजा कहता है, वह तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मंत्री के मन में जिज्ञासा तो थी, परंतु वह राजा पर और दबाव नहीं डालता। फिर एक दिन रानी राजा से पूछती है, उस कमरे में क्या है? मैं देखना चाहती हूँ। राजा उसे समझाता है, परंतु वह नहीं मानती। फिर राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उस कमरे को अवश्य दिखाऊंगा, परंतु पहले मैं सेनापति और मंत्री को बुला लेता हूँ, क्योंकि उनके भीतर भी यह प्रश्न बहुत दिनों से है। राजा अपने मंत्री, सेनापति और रानी तीनों को उस कमरे में ले जाता है। तीनों उस कमरे में जाने के बाद देखते हैं कि वह बिल्कुल खाली है। केवल एक कोने में एक खूंटी पर उस भिखारी के फटे पुराने कपड़े टंगे होते हैं, जो अब राजा बन चुका था। रानी पूछती है, इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ क्या देखने आते हैं? मंत्री पूछता है, महाराज वह कौन सी चीज है जो आपको प्रतिदिन एक अच्छा शासक बना रही है? सेनापति पूछता है, महाराज आप हर महीने इस कमरे में आकर कई घंटे करते क्या है? राजा मुस्कुराता है और कहता है, मैं हर महीने इस कमरे में आकर कई घंटों तक इस खूंटी पर टंगी हुई अपनी औकात को देखता हूँ। मैंने अपने जीवन में दुख को जाना है। इस खूंटी पर टंगे हुए कपड़े मुझे ऐसा कुछ भी करने नहीं देते जो किसी पर अत्याचार हो। अहंकार जब भी मेरे सिर पर चढ़ने का प्रयास करता है तो मैं इन कपड़ों को देखकर याद कर लेता हूँ कि मेरी औकात क्या है। ये कहानी आपको सिखाती है कि जब भी आपके सिर पर अहंकार चढ़े तो अपनी औकात याद कर लें। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो जन्म से ही अमीर थे,
हम अपनी औकात कैसे याद करें? ऐसे लोग मिट्टी को देखें, इस मिट्टी के ऊपर की सतह को देखें। इस मिट्टी की ऊपरी सतह में या कहीं गहरे गड्ढे में ऐसे बहुत सारे लोग खो गए हैं जिन्हें लगता था कि वे अमर हैं। अगर आपको वे लोग इस मिट्टी में कहीं मिल जाएं तो मुझे ज़रूर बताएं।